गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए हमारा चैप्टर चल रहा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हमारा टॉपिक था क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई कि आरबीआई के द्वारा किस प्रकार से क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। तो देखिए आरबीआई टू मेथड्स के आधार पर के बेस पर क्रेडिट को कंट्रोल करने का कार्य करती है। फर्स्ट है क्वालिटेटिव मेथड और सेकंड है क्वांटिटेटिव मेथड। ठीक है, तो क्वालिटेटिव मेथड में देखिए इनडायरेक्ट फॉर्म में क्रेडिट को कंट्रोल करने का कार्य किया जाता है, जबकि यदि हम बात करें क्वांटिटेटिव मेथड की तो क्वांटिटेटिव मेथड में डायरेक्ट फॉर्म में क्रेडिट को कंट्रोल करने का कार्य किया जाता है। ठीक है, क्वालिटेटिव मेथड में कुछ ऐसी विधियां अपनाई गई आरबीआई के द्वारा जिसके माध्यम से क्रेडिट को इनडायरेक्ट रूप से कंट्रोल करने का कार्य किया जाता है। जैसे फर्स्ट हमारा सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल यानी चयनात्मक साख विधि। ठीक है, सेकंड था डायरेक्ट एक्शन, थर्ड है मोरल पर्सुएशन, फोर्थ है रेस्ट्रिक्शन ऑन क्रेडिट टू सर्टेन सेक्टर्स और इसमें फिफ्थ जो हमारा पॉइंट आता है वो है रेशोइंग ऑफ क्रेडिट यानी साख की राशि। तो साख की जो राशि की जो विधि है वो भी किसमें आती है, क्वालिटेटिव मेथड में। ठीक है, साख की राशि के माध्यम से भी क्रेडिट को इनडायरेक्ट रूप से कंट्रोल करने का कार्य किया जाता है। रेशोइंग ऑफ क्रेडिट के माध्यम से भी क्रेडिट को इनडायरेक्ट रूप से कंट्रोल करने का कार्य किया जाता है। रेशोइंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है कि जो क्रेडिट का जो रेशो होता है उसको अलग अलग सेक्टर में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, क्रेडिट का जो रेशो होता है उसको क्या कर दिया जाता है, अलग अलग सेक्टर में, जैसे प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है, या फिर जो सेकेंडरी सेक्टर है या थर्ड सेक्टर है, तो इनमें क्या कर दिया जाता है, क्रेडिट का रेशो डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे प्राइमरी सेक्टर के लिए जो क्रेडिट का रेशो है वो कितना है, 40% है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर के लिए क्रेडिट का रेशो कितना है, 40% है। ये किसने डिवाइड किया हुआ है, आरबीआई ने। आरबीआई क्या करता है, प्राइमरी सेक्टर के लिए क्रेडिट का रेशो डिवाइड करता है। ठीक है, उसी के आधार पर सेकेंडरी सेक्टर के लिए और उसी के आधार पर थर्ड सेक्टर के लिए, ठीक है, क्रेडिट का रेशो क्या किया जाता है, आरबीआई के द्वारा डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो रेशोइंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है, साख की राशि यानी आरबीआई क्या करता है, आरबीआई प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग प्रकार से साख का अनुपात निर्धारित करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो क्वालिटेटिव मेथड है वो पूरे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव मेथड। देखिए नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव मेथड। ठीक है, क्वांटिटेटिव मेथड परिमाणात्मक विधि। क्या है, परिमाणात्मक विधि। तो परिमाणात्मक विधि में किस प्रकार से क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है उसके लिए भी अलग अलग मेथड है। जैसे फर्स्ट आपका आ जाता है बैंक रेट।
इसे शॉर्ट में हम कहते हैं CRR, नगद कोषण निगम। ठीक है, फर्स्ट क्या है बैंक रेट, सेकंड है कैश रिजर्व रेशियो, नगद कोषण अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो इसके शॉर्ट में क्या कहा जाएगा, SLR, वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसको शॉर्ट में कहा जाता है OM। ठीक है, खुले बाजार की खुले बाजार की क्रिया। ठीक है, तो ये चार मेथड आते हैं आपके क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड में चार मेथड्स को यूज किया जाता है, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी खुले बाजार की क्रिया। तो बैंक रेट, CRR, SLR, OMO के माध्यम से डायरेक्ट फॉर्म में RBI के द्वारा क्रेडिट को कंट्रोल करने का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट में हम पढ़ेंगे बैंक रेट कि ये जो बैंक रेट है ये बैंक रेट होती क्या है। ठीक है, तो बैंक दर वह दर होती है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों तथा अनुमोदित ऋण पत्रों की जमानत के आधार पर व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान करता
जिसके माध्यम से आरबीआई जो है वो कॉमर्शियल बैंकों को बैंक रेट के माध्यम से, ठीक है, कॉमर्शियल बैंकों को दीर्घकाल के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अब यदि हम बैंक रेट की बात करें कि जो ये बैंक रेट है, इस बैंक रेट के माध्यम से किस प्रकार आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करने का कार्य करता है, ठीक है। तो देखिए हमारे देश में दो सिचुएशन होती है, एक मनी इन्फ्लेशन की और दूसरी होती है मनी डिफ्लेशन की, ठीक है। तो हम बात करते हैं मनी इन्फ्लेशन और मनी डिफ्लेशन, ठीक है। मनी इन्फ्लेशन में क्या होता है, जो मनी का जो फ्लो होता है मार्केट में, मनी की जो सप्लाई होती है मार्केट में, वो क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। यदि मैं बात करूं मनी इन्फ्लेशन की, तो मनी इन्फ्लेशन में क्या होता है, जो मनी की सप्लाई होती है वो मनी की सप्लाई क्या होती है मार्केट में, ज्यादा होती है, ठीक है। और यदि मैं डिफ्लेशन की बात करूं तो डिफ्लेशन में मनी की सप्लाई मार्केट में क्या होती है, कम होती है, ठीक है। इन्फ्लेशन में मनी की सप्लाई क्या होती है, ज्यादा होती है, और डिफ्लेशन में मनी की जो सप्लाई होती है मार्केट में वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। इन्फ्लेशन की यदि बात करूं तो इसमें जो प्राइस होती है वस्तुओं की वो क्या होती है, ज्यादा होती है, और डिफ्लेशन में जो प्राइस होती है वस्तुओं की वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। मनी इन्फ्लेशन की यदि मैं बात करूं तो जो परचेजिंग पावर होती है लोगों की, परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर क्या होती है, ज्यादा होती है, और डिफ्लेशन में परचेजिंग पावर क्या होती है, कम होती है। मनी इन्फ्लेशन में परचेजिंग पावर क्या होती है, ज्यादा होती है, और डिफ्लेशन में जो परचेजिंग पावर है वो परचेजिंग पावर क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो देखिए मार्केट के अंदर मनी का फ्लो बहुत ज्यादा है, वस्तुओं की कीमतें बहुत ज्यादा हाई हो रही है, लोगों की परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा है, और मनी इन्फ्लेशन के टाइम पर ही जो इंपोर्ट होता है वो इंपोर्ट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इंपोर्ट क्या होता है मनी इन्फ्लेशन के टाइम पर, इंक्रीज हो जाता है, और एक्सपोर्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा आ जाता है कि लोग क्या करते हैं, और इसी के साथ सट्टेबाजी की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। अब जब किसी व्यक्ति के पास ज्यादा पैसे आ जाते हैं तो वो ब्रांडेड वस्तुएं खरीदेगा, ठीक है, ब्रांडेड कपड़े पहनेगा, ठीक है, और सभी प्रकार की मौज मस्ती वो करेगा, चाहे उसको सट्टेबाजी में जाना हो या वो गलत संगत
कॉमर्शियल बैंक सामान्य जनता को कहाँ से पैसे देगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो बैंक रेट है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। यानी जहाँ पर लोग बैंकों से कम इंटरेस्ट रेट पर लोन ले रहे थे वो रेट क्या हो गई, एकदम से हाई हो गई। क्या हो गई, हाई हो गई। यानी बैंक ने क्या कर लिया, लोगों की जो परचेजिंग पावर थी, ठीक है, और डिपॉजिट करने की जो रेट है वो क्या कर देते हैं, वो इंक्रीज कर देते हैं। पैसा है लोगों के पास में, लोगों की परचेजिंग पावर को आरबीआई क्या करेगा, छीनेगा। यानी परचेजिंग पावर को अपने पास लेगा आरबीआई, तो क्या करेगा, जो बैंक रेट है, लोन लेने की जो दर है उसको तो बढ़ा दिया जाएगा, और जो पैसे जमा कराने की जो दर होती है उसको भी क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। तो लोग क्या करेंगे, लोन तो लेना क्या हो गया, लोगों का बंद हो गया, लोन तो लेंगे नहीं। अब क्या करेंगे, जो उनके पास एक्स्ट्रा पैसा है उस पैसे को वो अतिरिक्त इनकम, सरप्लस इनकम के लिए बैंकों में क्या कर देंगे, जमा करा देंगे। तो आरबीआई ने क्या कर दिया, लोगों की जो परचेजिंग पावर है उसको अपने हाथ में ले लिया। जब लोगों की परचेजिंग पावर को अपने हाथ में ले लिया तो लोगों के द्वारा अब इंपोर्ट भी नहीं किया जाएगा। यानी जो इंपोर्टेड वस्तुएं जो खरीद रहे थे, ठीक है, जनता जो इंपोर्टेड वस्तुएं खरीद रही थी वो वस्तुएं जनता खरीदना क्या कर देगी, बंद कर देगी। तो इससे इंपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जब डिमांड ज्यादा नहीं होगी, एक्सट्रीम डिमांड हो रही थी तो प्राइस क्या हो रही थी, हाई हो रही थी। जब डिमांड भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब परचेजिंग पावर कम हो गई, लोगों का पैसा बैंकों में जाने लग गया, तो जो मनी का जो फ्लो है मार्केट में, वो मनी का फ्लो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही मनी का फ्लो कम होगा वैसे ही वस्तुओं की प्राइस भी क्या होगी, कम हो जाएगी। यानी कुल मिला के बैलेंस्ड जो सिचुएशन है वो बैलेंस्ड सिचुएशन आ जाएगी मनी की सप्लाई, डिमांड और प्राइस में। ठीक है, यही सिचुएशन लागू होती है डिफ्लेशन पे। डिफ्लेशन में मनी की सप्लाई यानी मनी का जो फ्लो होता है मार्केट में वो कम होता है, प्राइस भी कम होती है, परचेजिंग पावर भी कम होती है। और डिफ्लेशन के सिचुएशन में धीरे धीरे लोगों के जो उद्योग धंधे हैं वो क्या होने लग जाते हैं, धीरे धीरे वो उद्योग धंधे बंद होने लग जाते हैं, लोग बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, बंद होने लग जाती है। रोजगार के साधन ही नहीं रहते मार्केट में, तो जब रोजगार के साधन ही नहीं रहेंगे मार्केट में तो लोग डिमांड कहाँ से करेंगे, और जब डिमांड ही नहीं करेंगे लोग तो वस्तु की प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इंडस्ट्री ही नहीं रहेगी, ठीक है, रोजगार के साधन ही नहीं रहेंगे तो मनी का फ्लो कहाँ से बढ़ेगा। तो देखिए, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करने के लिए आरबीआई क्या करती है, जो बैंक रेट है उस बैंक रेट को क्या कर देगी, कम कर देगी।
डिफ्लेशन की जो सिचुएशन है उस डिफ्लेशन की सिचुएशन को खत्म किया जाएगा, उस डिफ्लेशन की सिचुएशन को कम किया जाएगा। ठीक है, तो आरबीआई क्या करती है, बैंक रेट के माध्यम से क्रेडिट को कंट्रोल करने का कार्य करती है। यदि मार्केट में मनी का फ्लो ज्यादा है तो उस फ्लो को कम करने के लिए आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज कर देती है, और यदि मार्केट में मनी का फ्लो कम है तो मनी के फ्लो को इंक्रीज करने के लिए आरबीआई बैंक रेट को कम कर देती है। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, अब हमें समझना है कि ये जो कैश रिजर्व रेशियो होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है। ठीक है, तो देखिए यदि हम बात करें सीआरआर की, कैश रिजर्व रेशियो की, नगद कोष अनुपात की, तो देखिए नगद कोष अनुपात क्या होता है। ठीक है, प्रत्येक कॉमर्शियल बैंकों को अपनी जमाओं का कुछ निश्चित प्रतिशत भाग आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक्स को ठीक है अपनी टोटल डिपॉजिट का ठीक है टोटल डिपॉजिट का सर्टेन परसेंटेज किसके पास रखना होता है, आरबीआई। ठीक है, बस इसमें हमें इतना ही पढ़ना है कि जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनको अपनी कुल जमाओं का सर्टेन परसेंट आरबीआई के पास जमा कराना होता है।
दोनों में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है देखिए, यदि हम कैश रिजर्व रेशो की बात करें तो कैश रिजर्व रेशो यानी CRR का मीनिंग क्या है? कैश रिजर्व रेशो का मीनिंग है कि प्रत्येक कॉमर्शियल बैंकों को अपनी कुल जमाओं का निश्चित प्रतिशत भाग किसके पास रखना होता है? RBI के पास रखना होता है, ठीक है। जबकि यदि हम बात करें स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो की, SLR की, तो SLR क्या होता है? प्रत्येक कॉमर्शियल बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग स्वयं के पास रखना होता है, ठीक है। CRR में तो RBI के पास और SLR में स्वयं के पास निश्चित प्रतिशत भाग रखा जाता है, ठीक है। अब देखिए इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में क्या सिचुएशन आएगी? इन्फ्लेशन की सिचुएशन होगी तो CRR को क्या कर दिया जाएगा? इंक्रीज, और SLR को भी क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। और डिफ्लेशन की सिचुएशन होगी तो CRR को डिक्रीज कर दिया जाएगा और SLR को भी क्या कर दिया जाएगा? डिक्रीज। अब क्यों किया जा रहा है? देखिए एक निश्चित प्रतिशत भाग किसके पास रखा जा रहा है? RBI के पास। यदि इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो RBI इस रेशो को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। जब RBI इस रेशो को बढ़ा देगा तो कॉमर्शियल बैंकों के पास फंड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह लिक्विडिटी रेशो की बात करें इन्फ्लेशन की सिचुएशन में SLR की जो रेट है उसको क्या कर दिया जाएगा? RBI के द्वारा बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक के पास जो लोन देने की राशि है वो राशि क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ठीक है, तो देखिए यदि हम बात करें ओपन मार्केट ऑपरेशन की तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से RBI क्या करता है? जो सरकार की जो सिक्योरिटीज होती है, ठीक है, सरकार की जो सिक्योरिटीज होती है उन सिक्योरिटीज को खरीदने